हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो इस करंट फोर्स वीडियो में, यानी आज के करंट फोर्स वीडियो में, हम लोग बिहार बजट 2025-26 के बारे में बात करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बजट है और बहुत सारी नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है, नई नीतियों के बारे में कहा गया है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, एमसीक्यू विद नोट्स है। ठीक है, तो डिटेल बात करें, साथ में बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, वो भी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक बटन दबाना। और पहला प्रश्न होगा, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? क्या है एक्सपेंडिचर का टारगेट, क्या रखा है, यानी बजट कितने का है? तो वो है 1.16 लाख करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, कितना है? 1.16 लाख करोड़ रुपए होते हैं। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा वो वित्त मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी, तो उन्होंने 3 मार्च को बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये जो बजट है, यानी खर्च का जो अनुमान है 25-26 में, 25-26 का मतलब क्या हुआ? जो अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का कितना खर्चा करना है, तो 3.16 लाख करोड़ रुपए हुए। और एग्जैक्ट अगर डेटा आपको चाहिए तो वो है 3,16,895 करोड़ रुपए होते हैं। ओके, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2024-25 का कितना खर्चा था, कितना बजट था? तो वो 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट था। अब दोनों में अंतर कितना है, पिछले और अभी में? तो वो अंतर है 38,169 करोड़ रुपीस। ये है फर्क, ये है अंतर दोनों में। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पर इनकम के बारे में। इनकम का लक्ष्य है 3.17 लाख करोड़ रुपए। एग्जैक्ट अगर आंकड़ा देखेंगे तो 3,17,094 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। जबकि खर्च जो है ना, उसे थोड़ा सा कम करने का प्लान है, 3,16,895 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें इनकम कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है? तो राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट जो हो रहा है वो 2.6 लाख करोड़ रुपए है, 2,60,000 करोड़ रुपए है। और पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कैपिटल रिसिप्ट जो है ना, वो कितना है? वो है 56,263 करोड़ रुपए होते हैं। और इस कैपिटल रिसिप्ट में, मतलब लोन से हम ले रहे हैं 55,737 करोड़ रुपए। और लोन की जो वसूली है, यानी सरकार ने भी लोन दिया हुआ है सरकार ने भी, तो वो है 525 करोड़ रुपए ये वसूली हो रही है। ओके, अब आप सोचेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये क्या है, ये मतलब क्या हुआ इसका? तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर हुआ कि टैक्स से सरकार को जो कमाई हुई है, अपना राजस्व का जो ढांचा है, वो सब, उससे जो इनकम हुआ है, वो हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हुआ कि ऐसा इनकम जो कि एक एसेट था, जो कमा करके दिया है किसी ने, कोई एक सरकार की इंडस्ट्री है मान लीजिए, और उसने बनाया सामान और उसने बेचा, उससे जो इनकम हुई। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तो जो इनकम है ना, कैपिटल रिसिप्ट है, वो लोन की वसूली के लिए को तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, लोन वसूली या नया कर्जा लिया जा रहा है, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट में दिखाया जाता है। तो ये क्लियर हो गई होगी बात आपकी। अब यहाँ पर देखते हैं कि आय का ब्यौरा अलग अलग जगहों से कितना कितना आ रहा है। ठीक है, ये डेटा है यहाँ पर जो देख रहे हैं, कहाँ से आ रहा है रुपया। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो रकम है वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है। कितना परसेंट? तो 43.68% है। इतनी जो रकम है वो केंद्रीय कर से आ रही है, केंद्रीय कर में राज्य का अंश। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे आप जो जीएसटी देते हैं ना, उसमें 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है स्टेट का आधा, जैसे कोई सामान है, उस पर मान लीजिए एक डिजिटल पेन है, तो इसकी कुछ रकम है। ओके, तो इस पर जो 18% सरकार ले रही है ना, तो उस पर 18% में से 9% राज्य सरकार को जाएगा और 9% केंद्र सरकार के पास जाता है। लेकिन वसूल कौन कर रहा है? केंद्र सरकार ही कर रही है इसके लिए पैसा। तो सरकार जो है ना, वो 9% हिस्सा वो राज्यों को देती है। तो उसी से ये राज्य का अपना इनकम हुआ, लेकिन वो केंद्र से आया है, क्योंकि केंद्र ने वसूली की है टैक्स की। ओके, हो गई। दूसरी बात क्या है? राज्य का जो अपना कर राजस्व है, कई तरीके का कर राजस्व, ये टोटल हो गया, ये 18
7%। ठीक है, इस अपना ढांचा है कर का। जैसे कि एक्साइज टैक्स है मान लीजिए, ठीक है, एक्साइज शराब तो वहाँ बिकती नहीं है, उससे एक्साइज आता नहीं है, लेकिन जो पेट्रोल वगैरह बिक रहा है ना, डीजल बिक रहा है, तो उस पर सरकार जो है ना वो टैक्स लगाती है। ओके, और वो वैट अभी भी चल रहा है, पुराना वाला वैट, वो ऑयल में, गैस में, इन सब चीज़ों में। ओके, इसके अलावा लोक ऋण है, मतलब सरकार जो है ना वो लोन ले रही है। किससे सरकार, बिहार सरकार ले रही है, या तो वो केंद्र सरकार से ले रही है, या फिर जो बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उससे ले रही है, या फिर सरकार जो है ना बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन, तो वो 17.58 मतलब 17.51% हो गया। इसके बाद केंद्र से सहायता अनुदान मिल रहा है, ठीक है, ताकि राज्य का विकास हो, तो उसके लिए 17.21% ये आ रहा है। राज्य के कर भिन्न राजस्व, कर भिन्न राजस्व का कैसे हुआ, मतलब जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री हुई, मकान की रजिस्ट्री हुई, तो वहाँ से जो वो रकम आ रही है ना, रजिस्ट्री जो स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है, तो उससे भी इनकम हो रही है, तो वो इतना हो गया। इसके अलावा सरकार ने जो ऋण दिया हुआ था लोगों को भी सामाजिक कल्याण के लिए, तो वो वापस यहाँ से पहुँचा है, सरकार को मिला वापस लोन का। ठीक है, अब ये कहाँ से इनकम हुआ, ये पूरा का पूरा डेटा आपने जो है वो देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल बात करते हैं खर्चे के बारे में। ये बेसिक चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप समझ जाएंगे ना, तो बजट बहुत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आपको मतलब थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पहले से ये सब चीज़ें जानते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। ओके, अब देखिए खर्चे का जो है, वो जो खर्चा है ना, वही बजट एक्चुअल में कहा जाता है कि बजट कितना है, कहा है, यानी खर्चे कितने होने हैं। तो वो ये 3.16 लाख करोड़ रुपए जो मैंने पहले ही बताया था। अब इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना यहाँ पर, वो कितना हो रहा है, तो 2,52,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है। और कैपिटल रिसिप्ट कितना हो रहा है, तो वो 64,894 करोड़ रुपीस का ये कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है। यानी तो 2025-26 के बजट में सरकार को खर्च का जो लक्ष्य रखा है वो 3.16 लाख करोड़ रुपए, यानी 3,16,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, जो पहला प्रश्न था ना, जो शुरुआत में मैंने पूछा था कि बजट कितने का है, तो वो यही हुआ, खर्चा कितने का है। ओके, अगर एग्जैक्ट आंकड़ा देखेंगे तो 3,16,895 करोड़ रुपए होते हैं। अब इसमें रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है ना, यानी जो राजस्व खर्चा है, वो कितना है, 2,52,000 करोड़ रुपए है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्चा कितना है, तो 64,894 करोड़ रुपीस होते हैं। अब इसमें क्या मतलब हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि राजस्व खर्च का मतलब हुआ कि सैलरी देने में, कुछ योजनाओं में, उन सब में खर्चा हो रहा है, ज़्यादातर सैलरी में खर्चा हो रहा है। ठीक है, कुछ योजनाओं में खर्चा हो रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पूंजीगत खर्च, मतलब कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल के रूप में वो हमेशा बना रहेगा। जैसे बिल्डिंग बन रही है, सड़कें बन रही है, ठीक है, स्कूलों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर स्कूलों में बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, ऐसी योजना आगे मैं बताऊंगा पूरी चीज़ें। ठीक है, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस खर्च को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, अब मैं थोड़ा और डिटेल में देता हूं। बिहार में जो बजट देखेंगे तो उसमें योजना व्यय और स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय आप अखबार में पढ़े होंगे। अब वो सब क्या होता है, वो सब बता रहा हूं मैं आपको। तो योजना व्यय में मतलब यही जो खर्चा करने का जो लक्ष्य है ना, उसमें स्कीम एक्सपेंडिचर जो है ना वो 1,16,759 करोड़ रुपए है, 1,16,759 करोड़ रुपए। और स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय यानी एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो 2,01,35 करोड़ रुपए ये होते हैं। अब योजना व्यय का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, मतलब नई योजनाएं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये हुआ योजना व्यय में हो गया।
ओके। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी खर्च हो रही है, नई योजनाओं में भी, तो वो यहाँ पर अलग से कर दी गई योजना व्यय, ठीक है, स्कीम एक्सपेंडिचर का कर दिया गया। और स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सैलरी देने में कुछ कमिटमेंट है, रकम देना है, तो वो सब ये हो गया स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय हो गया। ओके, क्लियर होगी बात, समझ में आ रहे हैं आपको बात है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि खर्चे का ब्यौरा कहाँ, मतलब खर्च कहाँ कहाँ पर होने जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होने जा रहा है ना, वो सामाजिक न्याय पर, सामाजिक जो सेवाएं हैं उस पर होने वाला है। सामाजिक सेवाएं यानी 39.8% खर्चा होने वाला है। इसके अलावा सामान्य सेवाएं में 28.94% खर्चा होने जा रहा है। आर्थिक सेवाएं, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो खर्चा होने जा रहा है वो 23.58% होने जा रहा है। जैसे अनुदान दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। लोक ऋण की वापसी हो रही है, ठीक है, तो वो कहाँ से हो रही है, तो वो जो खर्चा है, मतलब हमने जो लोन लिया था वो वापस कर रहे हैं, तो 7.2% हो गया ये। ओके, इसके अलावा ऋण और पेशगियाँ दी जा रही हैं, मतलब लोगों को भी लोन दिया जा रहा है, इंडस्ट्री को लोन दिया जा रहा है, तो वो 0.49% हो गया। और इसके अलावा सहायता, अनुदान और अंशदान वो 0.01% वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ें, टोटल जो खर्चा है वो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को और भी डिटेल ढंग से समझते हैं कि कहाँ कहाँ कितना, किस किस विभाग में कितना खर्चा होने वाला है। अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका जो PDF है ना, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। एक है ISPCS मेंबरशिप प्लान और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, जिसमें कि रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC, इन सब के जो करंट अफेयर्स हैं उन सब की तैयारी कराई जाती है। तो इस मेंबरशिप प्लान में मिलता क्या है, आपको पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक, यानी 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान होता है, तो 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। आपको PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा और संबंधित एग्जामिनेशन के फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं आपको इसी के जरिए। और जो PDF है ना, वो 1 लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स भी होता है, पूरा डिटेल में नोट्स लिखा होता है, और वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। ऐसे ही वीडियो भी होता है, ऐसे ही टेस्ट भी हम लोग लेते हैं, तो देख सकते हैं आप। और इस पर छूट भी चल रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, मेंबरशिप प्लान आपके लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान किया गया है? इसमें क्या होगा आंसर इसका आंसर है शिक्षा, एजुकेशन पर। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, वो पिछले दिनों भी आया था आपके एग्जामिनेशन में, BPSC के एग्जामिनेशन में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा बजट में खर्चा कहाँ पर किया जाना है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है एजुकेशन में खर्चा किया जाएगा। टोटल बजट का 19.25% बिहार सरकार शिक्षा यानी एजुकेशन पर खर्चा कर रही है। ये रकम टोटल है 60,964 करोड़ रुपए से। इसमें योजना व्यय भी है, मतलब नए नए बिल्डिंगें बनाई जाएंगी 22,700 करोड़ रुपए, नए नए स्कूल खोले जाएंगे, नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, वो सब मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि जो टोटल बजट है ना, उसमें प्रमुख विभागों को या अलग अलग मद में, अलग अलग आइटम्स में कितना खर्चा करने का पूरा प्लान है, ठीक है। तो वो देखिए, मैं एक बार एक एक करके चीज़ों को दिखाता हूँ। ओके, जो महत्वपूर्ण है उसको पहले देख लेते हैं, फिर बाकी भी आंशिक रूप से देखेंगे। सबसे ज़्यादा खर्चा कितना कहाँ पर होने वाला जा रहा है, बजट दिया गया तो शिक्षा विभाग में 60,964 करोड़ रुपए टोटल बजट का, ये है 19.24%। उसके बाद फिर दिया जा रहा है पेंशन में, जो सरकारी कर्मचारी थे जो रिटायर हो गए हैं तो उनको पेंशन दिया जा रहा है, तो वो कितना है 33,389 करोड़ रुपए टोटल का, ये 10.54% होता है। फिर सूद का भुगतान किया जा रहा है, यानी जो ब्याज का भुगतान किया जा रहा है,
यानी जो सरकार ने लोन लिया हुआ है, आगे भी हम बताएंगे कि कितना लोन चढ़ता जा रहा है, वो उसी भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, सूद भुगतान वो 23,013 करोड़ रुपए है, टोटल का 7.26% है। जो लोन लिया हुआ है उसकी अदायगी की जा रही है तो वो 22,819 करोड़ रुपए है और ये 7.2% हो गया। स्वास्थ्य विभाग को, मतलब अगर हम विभाग को देखेंगे तो शिक्षा विभाग के बाद फिर है स्वास्थ्य विभाग, ये तो चीज़ें हैं अलग हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है तो 20,035 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाएगा और ये टोटल का 6.32% है। फिर गृह विभाग जिसमें पुलिस व्यवस्था ये सब आती है तो 17,831 करोड़, टोटल का 5.63% है। फिर ग्रामीण विकास विभाग को दिया जा रहा है 16,093 करोड़ रुपए, 5.08% है। फिर ऊर्जा विभाग है 13,484 करोड़ रुपए, उसका फिर नगर विकास और आवास विभाग है 11,982 करोड़ रुपए, वो है टोटल का 3.78%। फिर पंचायती राज देखेंगे, उसके बाद फिर ग्रामीण कार्य विभाग है। वैसे अगर देखेंगे ना तो इतने सारे मद है, इतने सारे विभाग हैं जहाँ पर ये टोटल खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआती जो हिस्सा है वो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें पंचायती राज, ग्रामीण कार्य विभाग, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें ये है कि टोटल योग कितना खर्चा होने वाला है, परसेंट कितना है, कुल स्थापना एवं प्रतिबद्धता और इसकी मद में, ये भी अलग अलग बाइफर्केट करके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो पीडीएफ में भी मैंने ये दे दिया है। और बाकी को अगर देखना है दूसरे डिपार्टमेंट्स के तो ये देख सकते हैं, पीडीएफ में ले सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे हैं डिपार्टमेंट्स, ये सब देख लिए, सबको बढ़ाता जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और यहाँ तक है टोटल जो है ना, मैंने बताया था कि 1,16,000 करोड़ रुपए का जो बजट है तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये टोटल का टोटल ये खर्चा होने जा रहा है, जो महत्वपूर्ण बातें रही। ठीक है, तो शुरुआत के जो 4-5 है ना डिपार्टमेंट्स महत्वपूर्ण, उन सब के आपको ध्यान में रखना है, बाकी को नहीं भी देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, जैसे शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़ रुपए, फिर स्वास्थ्य विभाग को 20,035 करोड़ रुपए, फिर सड़क निर्माण वगैरह के लिए जो खर्चा हो रहा है वो 17,900 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास में 16,093 करोड़ रुपए, फिर बिजली पर, बिजली यानी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उन सब में वो 13,484 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ठीक है, कल्याण में यानी समाज कल्याण, नगर विकास, खेती किसानी, इन सब पर, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में ये इस तरह के खर्चे किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण बात रही। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है बिहार का। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, और हाँ दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। ठीक है, तो प्रश्न होगा यहाँ कि बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है। इसका आंसर होगा 10,97,264 करोड़ रुपए, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर पुराने भी आंकड़े अगर देखना चाहते हैं आप कि बिहार का जो जीएसडीपी है वो कितना रहा है वर्तमान मूल्य के आधार पर, तो ये है इस बार का जो अनुमान है वो मैंने बताया आपको 10,97,264 करोड़ रुपए हो गए। 2024-25 का जो अनुमान है वो 8,54,429 करोड़ रुपए, और 2023-24 का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो है 7,46,417 करोड़ रुपए। ये है जीएसडीपी, राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद ये हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई ये होता क्या है, जीएसडीपी के क्या मतलब हुआ ये। तो देखिए, जैसे आपने जीडीपी सुना होगा ना, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। वो किसी भी देश में एक खास समय में यानी एक फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए या एक क्वार्टर मान लीजिए, तो उसमें उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जितनी भी उत्पादित हो रही हैं वस्तुएं सेवाएं, उसका जो टोटल वैल्यू है उसको कहते हैं। और ये किसी भी देश के आर्थिक आकार को मापने का सबसे आम तरीका है, दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से राज्य में एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी उत्पादित तमाम वस्तु हैं
और सर्विसेज सेवाएं हैं, तो उसके टोटल मूल्य को हम लोग जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये राज्य के आर्थिक आकार को पहचानने का, समझने का वो पैमाना होता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही जो कि आप समझ गए। तो कभी भी पूछा जाए कि बिहार का जो जीएसडीपी कितना है, अभी का ये है, पिछले साल का ये, और उससे पहले का ये रहा, आंकड़ा पूरा आपको ध्यान में रहना चाहिए चीज़ें। जैसे मेंस में जो डिटेल लिखने का अगर आएगा ना, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बिहार के बारे में, अगर वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में लिखने को कहा जाए, तो ये सब आंकड़े जब आप डालेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत प्रभावित होगा। आगे बढ़ते हैं और हाँ, अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इंडियन ज्योग्राफी के बैच चल रहे हैं। पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 115 रुपीज़ है। काफ़ी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, उसका प्राइस जो है ना वो बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। ये ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, ठीक है। एक और बात बताऊं, यूपी पीसीएस 2025 के जो बैच है वो भी लॉन्च हो चुके हैं, शानदार ढंग से चल रहा है, कई हज़ार बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो वो शार्प लर्निंग पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 71st बीपीएससी के लिए जीएस प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो चुका है अभी, और ये बैच 4 है। 1, 2, 3 फुल चल रहे थे, तो फिर 4th बैच लॉन्च किया गया, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर वनडे एग्जामिनेशन जैसे रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए ये एक बैच है। पहले 2500 बच्चों के लिए 210 रुपये फ़ी है, उसका फिर फ़ी बढ़ जाएगा। तो जो लोग भी दिलचस्पी रखते हैं, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? यहाँ आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2.98%। ओके, रुपए में अगर हम करेंगे इसको तो वो 32,718 करोड़ रुपए होते हैं। ओके, पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी 2.98% ही था और इस बार भी यही रखने का अनुमान है। हालांकि रुपए में आकर थोड़ा बढ़ रहा है, 32,718 करोड़ रुपए ये होते हैं। तो इससे पहले के जो प्रश्न थे उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार के जो जीएसडीपी है वो टोटल कितना है। तो टोटल कितना बताया था मैंने? 10,97,000 करोड़ रुपए हुए, ठीक है। अब ये राजकोषीय जो घाटा है, फिस्कल डिफिसिट है बिहार का, वो उसका 2.98% हुआ, यानी 32,718 करोड़ रुपए हुए। और ये केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित है ना 3% के आसपास, उससे कम ही रहना चाहिए, तो वही है। तो यहाँ पर फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या हुआ, यानी राजकोषीय घाटे का मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए, टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने जो खर्चा किया ना, तो उसका लोन भी चुकाया, उसको हटा देते हैं उसमें से। ओके, और माइनस घटाएंगे किस में? टोटल नॉन डेट रिसिप्ट, यानी टोटल जो आपके पास इनकम आया है तो उसमें से आपने लोन भी लिया है, ओके, तो उसको हटा दिया, तो ये जो बचता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। मतलब कि आपने एक्चुअल में जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्चा किया, तो कितना खर्चा ज़्यादा किया? इतना किया। ओके, तो ये इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब सवाल होगा कि इससे क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है? नुकसान है। देखिए, जब सरकारें अधिक खर्च करती हैं या फिर टैक्सेस में छूट देती हैं, तो डर रहता है कि उनको ज़्यादा धन उधार लेना पड़ेगा, यानी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा। ऐसे में जब सरकारें बार बार उधार लेती हैं, ज़्यादा लेती हैं, तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब कि मार्केट में जो रुपया है, कैश है, उसकी कमी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है? ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और उसके लिए रुपए छापने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इससे एक तरह से मुद्रास्फीति होती है, यानी महंगाई दर बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे लोगों के क्रय करने की जो शक्ति है, यानी खरीदने की शक्ति है, वो सब कम हो जाती है। तो ये इसलिए फिस्कल डेफिसिट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टोटल चीज़ों को समझने में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? मतलब टोटल लोन कितना लिया हुआ है बिहार सरकार ने? आंसर होगा 3,32,740 करोड़ रुपए,
ठीक है, ये 31 मार्च 2025 तक का बकाया है ये टोटल। ओके, तो ये अगर हम बात करेंगे वास्तविक मूल्य पर, जीएसडीपी का कितना है, तो जीएसडीपी जो मैंने बताया था पहले आपको कि 10,97,000 करोड़ रुपए है जीएसडीपी बिहार का, तो उसका जो है ना वो 38.94% है ये सार्वजनिक लोन, सार्वजनिक ऋण बिहार पर इतना ज़्यादा लोन है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ना लोन चुकाने में चला जा रहा है, लोन का ब्याज चुकाने में चला जा रहा है, मूल चुकाने में चला जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने 7 निश्चय की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया हुआ है। 7 निश्चय जो है ना वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो इसके लिए कितना प्रावधान किया गया, तो आंसर होगा 5,972 करोड़ रुपीस, इतना खर्चा होने वाला है। तो बिहार के 7 निश्चय क्या हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया हुआ है, काफ़ी वक्त से है ये। तो इसमें है पहला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा है सुलभ संपर्कता। पांचवा है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। छठा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। और सातवां है हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो इन चीज़ों के लिए जो खर्चा होने वाला है इस बजट में वो ये रकम होने वाली है। इसलिए 7 निश्चय से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं कि 7 निश्चय क्या हैं, उस पर कितना खर्चा करने वाली सरकार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं रोजगार व नौकरी की। इसके बारे में भी ऐलान किया गया है। बजट भाषण होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2025-26 में 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। कितना? 50 लाख को। इनमें से सरकारी नौकरी दी जाएगी 12 लाख लोगों को और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार का मतलब होगा वो स्वयं कमाए या किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या अपना रोजगार बना रहे हैं वो। ठीक है, तो मतलब यहाँ वो 12 लाख सरकारी नौकरियाँ आने वाली हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है। देखिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी टोटल 5 नीतियां हैं जिसके लिए ऐलान किया गया कि वो नीतियां आगे समय में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो क्या है? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। दूसरा क्या है? दूसरा है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा है बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति। चौथा है बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी। और पांचवा है बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति। तो ये सारी नीतियां लाई जाएंगी ताकि इन क्षेत्रों में बिहार जो है ना वो आगे बढ़ सके, बिहार में इन क्षेत्रों में उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ठीक है, मतलब सीधे तौर पर निवेश प्रोत्साहित किया जाएगा, ज़्यादा निवेश आए तो उसके लिए कुछ सहायता देगी सरकार। बायोफ्यूल उत्पादन, बायोफ्यूल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उसके लिए नीति को संशोधित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण नीति लाई जाएगी, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो सके इसकी तैयारी की जाएगी, इसको लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी होगी, मतलब कि दवाओं के निर्माण के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाए और उन फैक्ट्रियों पर सरकार प्रोत्साहित करेगी, मतलब छूट देगी बहुत सारी। प्लास्टिक निर्माण प्रोत्साहन नीति, यानी प्लास्टिक से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उसको बनाया जाए, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे पैकेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि बिहार बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, नई योजनाएं भी बताई गई हैं। वैसे तो आप देखेंगे लिस्ट में तो आपको 60-70 के आसपास की बातें हैं, घोषणाएं हैं। घोषणाएं तो वैसे 150 से ज़्यादा हैं, लेकिन योजनाओं के बारे में बहुत सारी बातें करीब 50-55 हैं। लेकिन जो प्रमुख है ना उन सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बेहद प्रमुख हैं, जो आपको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो एक है 21 कृषि उत्पादन बाजार का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद तय होगी कि खरीदे जाए। ठीक है, अन्य एजेंसियों के माध्यम से। अनुमंडल और सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सुधा के तर्ज पर
संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। ठीक है। और क्या है, सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप जो है ना वो बनाया जाएगा, ताकि जो गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए मंडप हो, वहाँ पर शादी ब्याह हो सके, विवाह समारोह हो सके। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में जिम ऑन व्हील होगा और प्रशिक्षक केवल महिलाएं ही होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। सभी जिलों के बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गुड़ के लिए पूसा, यानी समस्तीपुर में जो पूसा एक जगह है, तो वहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा गुड़ के लिए। और क्या बातें हैं, देश के चयनित शहरों में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र यानी माइग्रेशन कंसल्टिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित होंगे और इन शहरों में हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई होंगे, ताकि वहाँ जो प्रवासी जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो रही तो वहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, राज्य में कुल 534 प्रखंड हैं और इनमें से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मतलब बाकी में है, इतने में नहीं है, तो वहाँ पर डिग्री कॉलेज होंगे, स्थापित किए जाएंगे। ओके। और क्या बातें हैं, नए निजी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे बड़े पैमाने पर, वहाँ पर ये प्लान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। बेगूसराय में बिहार कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। मतलब बड़े पैमाने पे वहाँ पर स्टेडियम और बहुत सारे स्पोर्ट्स के वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा, हर प्रखंड में। और क्या है, स्टेट डाटा सेंटर, उसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट ऐप सरकार की जो है ना वो होस्ट हो सके वहाँ पर। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू होगी। इसमें सवारी, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सारी कुछ महिलाएं ही होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा। महिला स्वरोजगार के लिए महिला चालकों के लिए ई रिक्शा व 2 पहिया वाहन के लिए नगद अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। नहरों के किनारे खाली जगहों और बांधों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये सब। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है, जिसमें 25 करोड़ रुपए का निवेश होगा, सरकार करेगी, ताकि बिहार को जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद मिले। ओके। बाकी फंड जो है ना वो तमाम प्राइवेट कंपनियां भी लगाएंगे इसमें। और क्या है महत्वपूर्ण बात, छठ पूजा पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत होगी। होम स्टे प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब बाहर के लोग जैसे पटना जा रहे हैं या भागलपुर जा रहे हैं या मुजफ्फरपुर जा रहे हैं या समस्तीपुर जा रहे हैं या दरभंगा जा रहे हैं, वहाँ जो आयोजन हो रहा है ना छठ का, उसको देखने के लिए जाएंगे तो होम स्टे व्यवस्था कराई जाएगी। मतलब लोग घरों में ही अतिथि को वहाँ रख सकेंगे, उसके लिए पेमेंट लेंगे। ठीक है। तो वो ये व्यवस्था की जाएगी। कई जगहों पर ऐसा होता है धार्मिक पर्यटन के तौर पर। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और जल्द ही चालू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज जो भागलपुर में है, रक्सौल में हवाई अड्डा बनेगा। छोटे हवाई अड्डे बनेंगे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर में। मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उसको संचालित किया जाएगा और हवाई अड्डा उड़ान योजना है ना उसको उसके तहत विकसित किया जाएगा और 19 सीटों तक की क्षमता वाले जो छोटे विमान हैं उनका संचालन वहाँ पर किया जाएगा। देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र यानी इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी। इसमें बिहार की परंपरागत शिल्प, आपको हस्तकला, लोक कला, खाद्य व्यंजन, निवेश, इन सब का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मौसम संबंधित आपदाओं के लिए, आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए पश्चिम चंपारण और भागलपुर में मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क बनाया जाएगा। डॉपलर रडार इस तरह का होता है, गोल सा होता है, ऐसे 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 बने होते हैं। ठीक है, गोल सा होता है। और क्या है, सभी जो
रजिस्ट्री कार्यालय है, निबंधन कार्यालय है, उसको पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति भी ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकेंगे, महत्वपूर्ण बात है। राजधानी पटना को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़क से जोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी जो घोषणाएं हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं मैंने दी हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? ये वर्तमान मूल्य के आधार पर, ठीक है, करंट प्राइस के आधार पर कितनी रही है? आंसर क्या होगा इसका? 66,828 रुपीज़, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति सालाना आय है बिहार के लोगों की। और अगर स्थिर मूल्यों पर चलेंगे हम, स्थिर मूल्य 2011-12 का जो स्थिर मूल्य है उसके आधार पर ये 36,333 रुपये है। अब स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य में फ़र्क क्या होता है? तो स्थिर मूल्य का मतलब ये हुआ, और वर्तमान मूल्य मतलब कि अभी 66,828 रुपये मतलब एक एवरेज में कमा रहे हैं लोग, बिहार के लोग। लेकिन अगर जिन सामान का कीमत 2011-12 में थी ना, और अभी तो बढ़ गया रेट, तो ऐसे में अगर वही रेट होता तो फिर कितनी कमाई होती अगर सामान, तो फिर ये 36,333 रुपये ये माना जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे और ये है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा मैं लगातार अभी। ओके, तो ये जो आर्थिक सर्वे है ना, ये 2024-25 का, ठीक है, जो कि पेश किया गया है वहाँ जो वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, सम्राट चौधरी, उनके द्वारा। तो इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, फिर डिटेल आंकड़ा मैं अलग अलग आपको दूंगा। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 14.5%। बिहार जो है ना, वो देश के जो सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं जो राज्य हैं उनमें से एक है बिहार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये वर्तमान मूल्य पर 14.5% है, और स्थिर मूल्य पर यानी 2011-12 का जो मूल्य है उस पर अगर आधार पर देखें तो 9.2% के आसपास ये है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अब चलें, अब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर ना कुछ तथ्य को ले लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। तो बात करते हैं आर्थिक विकास दर को लेकर, जो आर्थिक समीक्षा हुई है उसमें जो बताया गया है उसमें, ठीक है। तो उसमें ये बात है कि देश में सबसे तेज जो विकास कर रही है अर्थव्यवस्थाएं राज्यों की, उसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण बात रही। दूसरी बात क्या है? वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का जो जीएसडीपी था, डिटेल मैंने बताया था जीएसडीपी के बारे में पहले, तो वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य कब का कैलकुलेट किया जाता है? 2011-12 का। तो स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये आंकड़ा है 23-24 के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। 23-24 में ही जीएसडीपी में 14.5% की वृद्धि हुई है वर्तमान मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर यानी 11-12 के रेशियो में अगर देखेंगे तो 9.2% का रहा है। क्लियर हो बात? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये रहा स्थिर मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपये रहा है प्रति व्यक्ति आय बिहार की, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे, प्रति व्यक्ति आय और ये स्थिर मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है, मैंने पहले भी बताया था। वर्तमान मूल्य मतलब कि अभी अभी क्या इनकम हो रही है, ठीक है। और स्थिर मूल्य का मतलब ये हुआ कि 2011-12 में जो है ना, मतलब जितना अभी जीवन जीने की लागत है उसके अनुसार अगर खर्च को देखें 2011-12 में कितनी थी किसी प्रोडक्ट का, सामान का दाम, तो उस अनुपात में अगर देखें तो मात्र ये आंकड़ा आएगा, ठीक है, स्थिर मूल्य पर। और वर्तमान मूल्य पर ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और शिवहर सबसे गरीब जिला बताया गया है,
अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे को लेकर। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, तो राजस्व घाटे को लेकर इसमें बात कही गई कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा जो था वो 44,823 करोड़ रुपए था, जो कि 23-24 में ये घट गया और 35,660 करोड़ रह गया। और फिर अगले जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, उसमें मतलब जो अभी चल रहा है, और अभी बजट तो आया था 25-26 का, यहाँ 24-25 बात है तो 29,095 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये तो इम्पॉर्टेंट बात, ये आंकड़ा देख लीजिए। ओके, देखिए जो आंकड़े होते हैं ना थोड़ा सा बोरिंग जरूर होता है, लेकिन इसी से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं। पिछली बार जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था, बिहार के जितने एग्जामिनेशन हुए थे उसमें बहुत सारे सवाल इससे इकोनॉमिक सर्वे से आए थे। और क्या मुद्दा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत 2833 करोड़ रुपए रही, 24-25 में 1121 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, राजस्व बचत बचाया। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल व्यय 2.52 लाख करोड़ रुपए, जो कि 24-25 में ये बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपए हो गया। फिर आगे बात हो रही है विकास व्यय के बारे में, मतलब कि हमने डेवलपमेंट में उन सब चीज़ों में कितना खर्च किया, तो उसका भी बजट बढ़ाकर 1.77 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 24-25 की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे अब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर जो काम हुआ है उसको लेकर। तो आर्थिक सर्वे में ये कहा गया है कि ग्रीन बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू करके राज्य में यानी बिहार में जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिशें की गई हैं। राज्य में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, राज्य में पिछले 12 वर्षों में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी हुई है 687 वर्ग किलोमीटर की, मतलब इतना ज़्यादा हो गया है। ये एक अच्छी बात है, पर्यावरण को लेकर हम लोग सजग हैं बिहार के लोग। और क्या बात है, बात करते हैं कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की। तो खास बात है, देखिए चावल उत्पादन में 21% की ग्रोथ रेट हुआ है और गेहूं उत्पादन में 10.7% का ग्रोथ हुआ है। पशुधन और मत्स्य पालन में 9.5% की दर से वृद्धि देखी गई है। बिहार सरकार जो है 7 उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है, और ये मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय ये हैं। ठीक है, और क्या है, बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश प्रस्तावित है 75,293 करोड़ रुपए का। सेवा क्षेत्र जिसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो वहाँ जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, कितना 58.6%, और द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग जो है 21.5% है जीएसडीपी में योगदानकर्ता, और एग्रीकल्चर जो कि प्राथमिक क्षेत्र का है वो 19.9% रखता है स्थिति। ठीक है, सूक्ष्म उद्योगों की भी बढ़ोतरी हुई है 135%, उससे रोजगार बढ़ा है, और बड़े जो इंडस्ट्री है उसमें भी निवेश में बढ़ोतरी हुई है 131%, और इससे रोजगार के अवसर 187% तक बढ़े हैं, ये बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। अगर सड़क और बुनियादी ढांचा के बारे में अगर हम बात करें, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में अगर देखें तो ग्रामीण पक्की सड़कों की जो लंबाई है वो अब बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है, 1,17,000 किलोमीटर। नए एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग ये सब बन रहे हैं, इससे परिवहन की व्यवस्था वहाँ बिहार में बेहतर हुई है पहले से। एक और बात है कि 2011 से 24 के दौरान काफ़ी वक्त अंतराल, उस दौरान परिवहन और कम्युनिकेशन क्षेत्र में बिहार जो है ना उसने तरक्की की है। तीसरा स्थान है ग्रोथ में पूरे देश में, सबसे आगे तेज है उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, और उसके बाद तीसरा स्थान है बिहार का जिसने अच्छी प्रगति की है 7.6% की। सड़क का घनत्व बेहतर हुआ है, 3167 प्रति वर्ग किलोमीटर पर सड़क का घनत्व है, और इस घनत्व के मामले में ये तीसरे स्थान पर है बिहार। और आगे बढ़ते हैं और डिजिटल शासन और ऊर्जा क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। डिजिटल शासन के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा कि इसको लेकर हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे ई चालान जैसे तकनीक वगैरह बनाए हैं। ऊर्जा के बारे में महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है ना वो 12-13 में 134 किलोवाट पर आवर थी,
वो 23-24 में जो है ना 363 किलोवाट पर आवर ये है। ठीक है, और बिजली की खपत कहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है? 5 जिले बताए हैं और उनमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। ठीक है, जल आपूर्ति, बिजली, गैस कनेक्शन जैसे सार्वजनिक उपयोगिता में 14.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बातें कही गई हैं कि स्वयं सहायता समूह है बड़े पैमाने पर और वो बिहार के आर्थिक तरक्की में बड़ी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो उसमें पिछले 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय 10 गुना हुआ है, स्वास्थ्य पर 13 गुना हुआ है और सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना जो है ना वो खर्चा बढ़ा है। सरकार ने खर्चा बढ़ाया है। बाल कल्याण पर बढ़ाया गया है। और एक और बात कही गई है, खास बात है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में जो ड्रॉप आउट था, यानी ड्रॉप आउट मतलब बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों में, तो वो काफ़ी कमी आई है। उसमें 62.25% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि बच्चे अभी स्कूल में ज़्यादा पढ़ रहे हैं और बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं। तो ये था आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट 2025-26। ये पूरा मैंने बताया आपको, एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो, और ऐप पर तो अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का। दूसरा एक शार्प लर्निंग ऐप का भी लिंक दिया हुआ है और उसके ज़रिए आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी का चल रहा है। पहले 1000 छात्रों को मात्र 115 रुपये में ये इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ाई जाएगी शानदार ढंग से। हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाएगा इसमें। यूपी पीसीएस 2025 को लेकर भी बैच चल रहा है, जीएस स्पेशल बैच है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 71 बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच है, 4 है, ये ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बैच ऑलरेडी चल रहे थे, चौथा बैच है। हो सकता है अगर कुछ महीने बाद ही वीडियो देखेंगे तो और भी बैच बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डी का बैच जो है वो काफ़ी छूट चल रही है, 2500 बच्चों के लिए 210 रुपये है मात्र। इससे पहले 1000 बच्चों के लिए और कम था प्राइस, अब बढ़ता जा रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके जानने वाले हों तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, और करंट अफेयर्स शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान है, तो शार्प लर्निंग ऐप पर आप चेक कर लेना। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।